Hello friends, in this video we are going to discuss COV means calculus of variation। तो आज हम COV डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे F जो होता है वो फंक्शनल होता है और Y जो होता है वो एक्सट्रीमल होता है। हमें फंक्शनल गिवन होता है, एक्सट्रीमल हमें फाइंड करना होता है। एक्सट्रीमल वो कर्व होता है जिसकी हेल्प से हम ये जो इंटीग्रल होता है आई वाई इसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करते हैं, मतलब एक्सट्रीमाइज़ करते हैं। ये जो इंटीग्रल होता है इसको एक्सट्रीमम बोलते हैं। एक्सट्रीमम मतलब हमें अंतर देखना है, वाई इज़ एक्सट्रीमल एंड आई वाई जो वैल्यू आएगी निकल के डेट इज़ एक्सट्रीमम। नाउ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एक्सट्रीमल फाइंड करने के लिए क्या होती है, आई ऑफ वाई एक्स, ये इस टाइप से इंटीग्रल होता है, ये हमारा एक्सट्रीमल फंक्शनल होता है। तो हमें ईलर इक्वेशन को बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ईलर इक्वेशन क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ईलर इक्वेशन की सेकंड फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म है ईलर इक्वेशन की और ये ईलर इक्वेशन ही है ये भी, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इस सेकंड फॉर्म की हेल्प से हम एक फॉर्म बनाएंगे। अगर हमारा जो फंक्शनल है y वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाए तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास आएगा कि इफ़ f इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x देन डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। और सेकंड फॉर्म से क्या होगा, f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू c मीन्स कांस्टेंट। ये हम जब यूज़ करेंगे जब हमें कभी कभी क्वेश्चन हमारा इससे नहीं हो पाएगा और हमें दिखाई दे रहा होगा कि f इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। दूसरा केस है f इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ y, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको तो सिंपली हमने ईलर इक्वेशन से फाइंड किया है। यहाँ पे अगर f इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ y तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। थर्ड केस है कि अगर f इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश, अगर f y डैश से इंडिपेंडेंट हो तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, ये केवल एक फाइनाइट इक्वेशन बन के आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। इस केस को हम बोलते हैं कि इस केस में हमारी जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है वो मीनिंगलेस है। पर ज़रूरी नहीं है कि अगर वेरिएशनल प्रॉब्लम मीनिंगलेस हो तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। इस वाले केस में बस हमें इतना करना पड़ता है कि जो हमारी इक्वेशन निकल के आती है फाइनाइट इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू ज़ीरो करने से एक्स वाई में, वो हमारी बाउंड्री वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो सॉल्यूशन बन जाएगा वो, अगर नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अगला केस है ये वाला कि व्हेन f इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। जब f x और y दोनों से इंडिपेंडेंट है, केवल y डैश है फंक्शनल में, तो उस केस में y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बनता है, स्ट्रेट लाइन बन के आती है। अब आगे है कि अगर हमारा एफ एक्स वाई इस टाइप से हो कि एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई, तो उस केस में हमारा फंक्शनल ना एग्जैक्ट बन जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। मीन्स हमारा जो फंक्शनल है वो किसी फंक्शन स्मॉल एफ एक्स वाई का एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन रहा होता है। तो उस केस में हमारी वेरिएशनल प्रॉब्लम केवल दोनों पॉइंट्स इन पर डिपेंड करती है। मीन्स जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। अब एक से बी में किस तरीके से जाएँ, पाथ इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। तो इस वाले केस में ना पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करती है वेरिएशनल प्रॉब्लम। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बोलते हैं इसको। अगला केस है ईलर इक्वेशन हैविंग हायर डेरिवेटिव। अगर फंक्शनल में हायर डेरिवेटिव है, मीन्स वाई डैश के अलावा वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, तो उस केस में ईलर इक्वेशन ऐसे बनती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश माइनस डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश एंड सो ऑन। इस टाइप से प्लस माइनस में ऑल्टरनेटिव इस टाइप से बन जाती है, हायर डेरिवेटिव में ऑल्टरनेटिव में बन जाती है। और जब मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो क्या होता है कि मान लो y1 y2 y3 y4 कई सारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई आई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई आई डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। बेसिकली जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन मिल जाती है। मान लो दो वेरिएबल है y1 y2, तो दोनों के लिए ईलर इक्वेशन अलग अलग लग जाएगी, बस इतना फ़र्क होता है। ईलर इक्वेशन विद मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से ज़्यादा हो तो क्या होगा, मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल तो y है, लेकिन y इज़ अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 और बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो
तो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसमें ये वाली टर्म सबके लिए अलग अलग आ जाती है। जैसे डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश था ना पहले, तो अब वो डेल वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का मतलब था एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब यहाँ पे सबके रेस्पेक्ट में अलग अलग होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ वाई एक्स वन वाई एक्स टू ऐसे ले लेंगे और जो बाहर का डी वाई डी एक्स था उसको रिप्लेस कर देंगे डेल बाय डेल एक्स से, ताकि क्योंकि सारे वेरिएबल हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे इसलिए पार्शियल ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे। ऐसे भी लिख सकते हैं इस, हाँ अगर यही हमारा ऐसा आ जाए कि जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल z है और वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है x और y पे, और फंक्शनल जो है f वो x y z x मतलब x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z y मतलब x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, z x मतलब x का 2 बार डेरिवेटिव, z x y मतलब x y मतलब एक बार x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में, z y y मीन्स y के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आइलर इक्वेशन क्या बनेगी, डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड वाई। अब जो सेकंड डेरिवेटिव वाले हैं वो आगे इक्वेशन में प्लस में चलेंगे, जैसे प्लस डेल टू अपॉन डेल एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स एक्स प्लस डेल टू डेल एक्स डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स वाई प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल जेड वाई वाई इजकल्स टू ज़ीरो। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम। आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम में हमारे पास फंक्शनल तो हमारे पास एक्सट्रीमम तो वही गिवन होता है इंटीग्रल कि हमें इसको फाइंड करना है, ये हमारा फंक्शनल होता है। साथ में 2 कंडीशन होती है, वाई एक्स वन इजकल्स टू वाई वन वाई एक्स टू इजकल्स टू वाई टू, बस इसमें साथ में एक इंटीग्रल और होता है, ये इंटीग्रल एक्स्ट्रा कंडीशन की तरीके से देखा जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक नया फंक्शनल बनाते हैं। वो नया फंक्शनल हम कैसे बनाते हैं, इस वाले फंक्शनल को प्लस लैम्डा टाइम इस वाले फंक्शनल को लेके, तो हमारा नया फंक्शनल बनेगा कैपिटल एफ इजकल्स टू एफ एक्स वाई वाई डैश प्लस लैम्डा जी एक्स वाई वाई डैश। ईलर इक्वेशन क्या लग जाएगी हमारी, कैपिटल एफ वाला जो नया फंक्शनल आया है उसमें ईलर इक्वेशन लग जाएगी। और उसके बाद जो हमने ओडी में सीखा है स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम, उससे वो सॉल्व हो जाती है आगे की प्रॉब्लम। अब वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्रीज, अब ये एक टाइप होता है कि वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्रीज। तो उसमें क्या करेंगे हम, आई ऑफ वाई एक्स इंटीग्रल एक्स वन से एक्स टू एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। अब यहाँ पे वेयर एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू बाउंड्रीज है। अगर मान लो एक बाउंड्री मूव कर रही है, सपोज़ ये एक्स टू वाई टू बाउंड्री मूव कर रही है, तो उस केस में अच्छा यहाँ पे जो बाउंड्री मूव करने की जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो है एक्सट्रीमल के डेल ऑफ आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आउट ऑफ विच वन इज़ मूविंग, देन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या आएगी, डेल ऑफ आई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो उससे क्या होगा, एफ माइनस वाई डैश डेल वाई डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स टू डेल एक्स टू प्लस एफ वाई डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स टू डेल वाई टू इक्वल्स टू ज़ीरो। सिमिलरली अगर x में मूवमेंट हो रहा है तो उस एक्स वन वाली बाउंड्री मूव कर रही है तो उसमें सिंपली सेम इक्वेशन बस x इक्वल्स टू एक्स वन के लिए आ जाएगी। अब क्या, अब यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे, केसेस इस तरीके से बनेंगे कि जैसे ये डेल वाई टू है, अगर मान लो यहाँ पे लिखा है व्हेन पॉइंट इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट मूव कर रहा है तो डेल वाई टू इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा इतना ये एफ माइनस वाई डैश एफ ऑफ वाई डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर पॉइंट वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो डेल एक्स टू ज़ीरो हो जाएगा, डेल वाई टू ज़ीरो नहीं होगा। तो हमारा केवल ये जो ये वाला पार्ट था ये ज़ीरो की इक्वल हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ वाई डैश एट एक्स इक्वल्स टू एक्स टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर एक्स और वाई में मूवमेंट जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जैसे हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है कि ये दोनों वेक्टर इंडिपेंडेंट है तो इनके कोफिशिएंट ज़ीरो के इक्वल हो जाते हैं, तो ये दोनों अलग अलग ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे। ये अलग ज़ीरो के इक्वल हो गया, एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स टू इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एफ ऑफ वाई डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब लास्ट में केस बनता है ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन।
तो इस केस ज़्यादातर क्वेश्चन इसी केस में आता है। तो ये केस कैसे होता है कि कंसीडर, ये इंटीग्रल दिया है, इंटीग्रल में तो ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन में कंसीडर ये फंक्शनल हमें गिवन होता है, ये क्वेश्चन दिया फंक्शनल डिफाइंड ऑन C2 x1 x2, मतलब x1 x2 जो इंटरवल है उसमें क्या बोलते हैं ये नोटेशन को, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, 2 टाइम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, एंड एंड पॉइंट्स x1 x2 एंड x2 y2 आर मूविंग ऑन कर्व y इक्वल्स टू gx एंड y इक्वल्स टू hx रेस्पेक्टिवली, मतलब दोनों मूविंग है, ये इसमें मूव कर रहा है, ये इसमें मूव कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, और सिंपली आयलर इक्वेशन लगाते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। अब ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन ऐसे लगाते हैं, ये ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन यूज़ होती है, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये कंडीशन लगा के कुछ इक्वेशन आती है, ये कंडीशन लगाने से कुछ आता है। बीच में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन भी यूज़ करते हैं कि जो हमारा एक्सट्रीमल है वाई, एक्सट्रीमल जो वाई निकालते हैं हम लोग, एक्सट्रीमल हम यहाँ से फाइंड करते हैं, यहाँ से एक्सट्रीमल फाइंड करके जो वाई हम फाइंड करते हैं, और जो मूविंग कर्व है फाई, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होता है कि अगर दो कर्व परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के, हमारे पास वो 11th क्लास वाली कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल्स टू -1, तो इसका डेरिवेटिव दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू -1, ये भी बीच में यूज़ हो जाती है क्वेश्चन में। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर फाइंड करने का क्वेश्चन आता है तो हम सिंपली ये वाला फंक्शनल अपने पास से लेके चलते हैं। उस टाइम हमें कैपिटल F गिवन नहीं होता है, जब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो कैपिटल F गिवन नहीं होता है, हमें ये ही लेके चलना होता है कैपिटल F। वैसे इसका जो डायरेक्ट एक आंसर आता है फंक्शनल, वो आता है y इक्वल्स टू ax प्लस b, क्योंकि आप खुद ही देख पा रहे हो कि आपका जो फंक्शनल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x और y है। तो जब इंडिपेंडेंट ऑफ x और y होता है तो हमारा जो एक्सट्रीमल है वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ही तो आता है। तो y इक्वल्स टू ax प्लस b स्ट्रेट लाइन आ गया। अब 12th क्लास में हमने फॉर्मूला सीखा था कि अगर ये पॉइंट है a1 b1 और ये एक स्ट्रेट लाइन है ax प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन तक की जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो कैसे, वो इस वाले फॉर्मूले से फाइंड की जाती है कि ये था ना ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल्स टू 0, तो x और y की जगह a1 b1 रख देते हैं, तो a1 प्लस b1 प्लस c अपॉन में ये a और b जो कोफिशिएंट है स्ट्रेट लाइन के, इनका स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मॉडुलस लगा देते हैं, मान लो अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव कर लें, इसलिए मॉडुलस लगा देते हैं।